नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के द्वारा पूछे गए जो भारत के संविधान संबंधी प्रश्न हैं, उनको हल करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ भविष्य में पूछे जा सकने वाले इन्हीं प्रश्नों में से जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनकी सारी संभावनाओं को भी एक नज़र से देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो इसमें से ये हमारा पहला भाग है और ये भाग हमारा यानी कि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, गौर करिएगा जरा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न में केवल आपसे इतना पूछा है कि इनमें से महिलाएं कितनी थीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से टोटल जो महिलाएं थीं वो थीं 15। क्लियर है बात? यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अब इसमें देखो एक डेट दी है, ये दिया है 24 जनवरी 1950 और ये डेट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं इस तारीख को, ज़रा इनको एक-एक करके देख लेते हैं कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं। जैसे 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है? अपनाया गया और क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को ही हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ठीक है? राष्ट्रीय गीत को अपनाया था और क्या हुआ? और 24 जनवरी 1950 को जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं यानी कि राजेंद्र प्रसाद पहले यानी कि प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है? यहाँ तक समझ पाए आप? अच्छा और क्या हुआ? ये जो 24 जनवरी 1950 है अगर इसको हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के लिए से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो इसको भी एक जगह पॉइंट बना के लिख लो। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन हुआ, ठीक है? पुनर्गठन हुआ। अच्छा ये जो 24 तारीख है, क्या आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? इस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो होगा 24 जनवरी को, ठीक है? तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने और उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है? यानी कि जो संयुक्त प्रांत नाम था, वो उत्तर प्रदेश नाम का पड़ा था इसी तारीख को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। कह रहे हैं भारत का मूल रूप संविधान इसे अपने हाथों से किसने लिखा था? तो ये आप ये समझो कि जो भारत का संविधान है, उसे सबसे पहले अपने हाथों से लिखा गया था, ठीक है? तो उसे हाथों से लिखा किसने था? उसे लिखा था इन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 2-3 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन है? एक तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो गए। क्या किया इन्होंने? मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा, ठीक है? एक आप नाम याद और रखिए, इनका नाम है बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है? ये इन्होंने क्या किया है? दरअसल ये जो बसंत कृष्ण वैद्य हैं, इन्होंने मूल संविधान को ऐसे लिखो, मूल संविधान के जो हिंदी उसका संस्करण है, हिंदी संस्करण का इन्होंने सुलेखन किया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? तो आंसर होगा बसंत कृष्ण वैद्य। यानी हिंदी में इसका सुलेखन किसने किया है? तो बसंत कृष्ण वैद्य। आप एक नाम और याद रखो, इनका नाम है नंद कुमार घोष, ठीक है? इन्होंने क्या किया है नंद कुमार घोष ने? इन्होंने जो मूल संविधान है उसमें धार्मिक चित्रों को डाला है। तो आप लिख लो जरा इसमें, मूल संविधान में धार्मिक चित्रों को किसने जगह दी है? धार्मिक चित्रों को डालने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है नंद कुमार घोष को। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ से आप 3 नाम याद रखोगे। एक तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा इन्होंने। बसंत कृष्ण वैद्य, इन्हें इनके बारे में क्या सूचना मिलती है? इन्होंने मूल संविधान का हिंदी में इन्होंने सुलेखन किया था। साथ ही साथ नंद कुमार घोष के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इन्होंने मूल संविधान में धार्मिक चित्र डाले थे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ।
संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें, सबसे अंत तक घटी घटना तक आप लिखते जाएं। तो जरा इसमें हमें ईयर्स पता होने चाहिए। संकल्प प्रस्ताव, आप ऐसे समझो, उद्देश्य बोला जाता है प्रस्तावना को, यानी प्रीएम्बल को। तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से कब अंगीकृत किया गया था? इसकी तारीख क्या है? तारीख है इसकी 22 जनवरी 1900, 1946 में तो शुरू हुआ था, 1947, हाँ। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था, क्या बता सकते हो? राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, ये हुआ था 22, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को हुआ था। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा, ऐसे समझो, संविधान को सभा के द्वारा कब पारित किया गया था और उसे कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका जो डेट होगा वो होगा 26 नवंबर 1949, ठीक। संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित भी किया गया और उसे स्वीकृत भी किया गया था। जनगण मन, इसे ही कहते हैं राष्ट्रीय गीत, सॉरी, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, तो जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया? ये होगा 24 जनवरी 1950, ठीक है। अब जरा इसमें मैच दी फॉलोइंग्स में कर लो। सबसे पहले कौन आया? 1947, 1947। तो सबसे पहले आएगा 22 जनवरी 1947, इसके बाद होगा ये वाला 22 जुलाई 1947, फिर होगा 1949, फिर होगा 1950। अपना आप देख लेना 1 2 3 4 में इनमें कौन सा सही है। ठीक है, क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथे में जाने से पहले आप में कमेंट बॉक्स में बताइए, संकल्प यानी कि जो प्रस्तावना है उसे कब अंगीकृत किया गया? ये तो मैंने बता दिया, 22 जनवरी 1947 को। क्या आप बता सकते हो इसे पेश कब किया गया था? इसे पेश किया कब गया था? इसका हमें आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आशा करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो देखो, इसमें थी, जो टोटल समितियां थीं वो थीं टोटल 21 समितियां, और 21 में से कुछ बड़ी समितियां थीं। तो बड़ी जो समितियां कितनी थीं? बड़ी समितियां थीं 8, ठीक है। और छोटी समितियां कितनी थीं? छोटी समितियां थीं 8 9 10 11 12 13, 13, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि टोटल समितियां कितनी हो गई, तो फिर हो गई 21। आपसे यही पूछा है कि कितनी समितियां थीं, तो आंसर तो वैसे 21 होना चाहिए, तो 21 तो कहीं है नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो आंसर दिया है। 8 भी नहीं है, 13 है, हाँ, तो फिर 13 आप मार के चले जाइए। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन चुनना ही पड़े तो फिर 13 सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर ऑप्शन में 21 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पांचवे में आओ। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा गृह में हुई, और जिसे अब क्या कहा जाता है, आप इसको फिर से समझो। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष, ठीक है। ये तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी तारीख है? 9 दिसंबर 1946। इस तारीख में क्या क्या हुआ, आओ जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हुआ ये कि इस तारीख को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में अध्यक्ष बनाए गए हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। केवल और केवल सम्मान देने के लिए इन्हें बनाया गया था, बाकी 2 दिन बाद इनको पदच्युत कर दिया गया, पद से हटा दिया गया था। जो ये संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली, इसमें क्या बता सकते हो आप कि कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? इसमें सदस्य थे टोटल 207। और क्या इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग आया था? जी नहीं, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग में अड़ा था। फिर से देखो इस प्रश्न को।
9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई। इसे अब क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था पहली बैठक में। टोटल सदस्य कितने थे? 207 लोगों ने हिस्सा लिया था। क्लियर बात? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? इसने का आशय ये है कि आपसे अधिनियम पूछ रहा है। कौन से अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रदेशों के गवर्नरों के संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था? तो ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 में क्या कहा गया था? इसी अधिनियम के तहत दरअसल जो एक अ, व्यक्ति था जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन, ये क्या बन गया था? ये भारत का पहला गवर्नर बन गया था। पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, क्लियर है बात? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था जब भारत 1947 में 1947 अधिनियम के तहत जब आजादी मिल रही थी। अच्छा, इस अधिनियम के बाद और क्या हुआ? इस अधिनियम के बाद हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू ये बने थे, प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन उस समय 1947 में तो थे नहीं कोई राष्ट्रपति, तो इन्हें शपथ किसने दिलाई होगी? इन्हें शपथ इसी ने दिलाई थी। कहाँ गया माउंटबेटन? हाँ, ये जो इस माउंटबेटन ने इन्हें शपथ दिलाई थी, माउंट बेटन ने। ठीक है। अच्छा, और कुछ है इसमें जानने लायक? तो क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है। अब जरा सातवें में आओ। क्वेश्चन नंबर सातवें में कह रहा है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? तो इसका अंतिम सत्र हुआ था 24 जनवरी 1950, यानी कि अंतिम जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक ये कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। ठीक है। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था और इसे ही गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। और अगर हम आपसे पूछें यहाँ जनवरी ना होता, यहाँ पर होता नवंबर, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कोई बताएगा? 26 नवंबर 1949 को हुआ ये था कि भारत में संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, आंशिक रूप से संविधान को लागू किया। और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता जैसे आंशिक रूप से लागू हुआ, तो कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे? नागरिकता लागू की गई थी। ठीक है। आपके चुनाव का पूरा प्रावधान लागू कर दिया गया था। राष्ट्रपति से जुड़े मुद्दे लागू कर दिए गए थे। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो टोटल टोटल 15 आर्टिकल्स, 15 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए थे। और पूरी तरह से संविधान कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का होगा 24 जनवरी 1950। क्लियर है बात? 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था 1950 को, वो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति बने थे। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये सब आए। क्वेश्चन नंबर आठवें में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? कौन सा सही है? आओ इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हाँ जी, बिल्कुल है। भारत के संविधान के बारे में ये सही है, सबसे लंबा है और लिखित है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सबसे छोटा कहाँ का है संविधान, बता सकते हो? सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो ये होगा अमेरिका का। ठीक है। और दुनिया का अलिखित संविधान कहाँ का है? अलिखित संविधान ये है ब्रिटेन का। ठीक। और चलिए एक क्वेश्चन में फिर से वापस आओ। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? जी नहीं, ये अधिकार संसद के पास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन करना अलग बात होती है और निरस्त करना पूरी तरह से अलग बात है। तो संविधान में संसद को पावर है कि वो संशोधन करे।
लेकिन निरस्त करने का पावर नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला पॉइंट कह रहा है कि यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है। संसदीय सर्वोच्चता नहीं प्रदान करता है, ये गलत है। यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। यानी कि भारत में क्या सर्वोच्च है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। तो ये भी जो तीसरा वाला है ये भी गलत हो गया। तो यहाँ केवल सही कौन है? केवल सही है एक। ठीक है। क्वेश्चन को आप फिर से समझ सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है ये दुनिया का संविधान के बारे में कहा है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा संविधान है, लिखित है। हाँ सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? जी नहीं। संशोधन कर सकती है, निरस्त नहीं कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है ये। यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आप 90 में आओ। 9th नंबर कह रहा है कि ये जो अधिनियम है, इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। और इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को ही उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो इसमें से एक अधिनियम है, इसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान शुरू किया गया था। इसे कहा क्या जाता है? 1919 को इसे कहा जाता है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो चेम्सफोर्ड है ये उस समय वायसराय था, और जो मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव था। अब इसमें और क्या क्या हुआ, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, पहली बार पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी इसी अधिनियम में, बात कही गई। और क्या हुआ इसमें? इसमें यानी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इस अधिनियम के तहत हुआ ये था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो कई सारी बातें इस अधिनियम से निकल के आती हैं। कौन कौन सी? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात इसी अधिनियम में कही गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया इस अधिनियम के द्वारा। और लोक सेवा आयोग का भी इसी अधिनियम के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10वें में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो इसमें से तैयार करना है आपको कौन सही है। पहला कथन पढ़ो, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। नहीं, ये गलत है। अब जरा देखो यहाँ, संविधान सभा करती क्या है? संविधान सभा के काम क्या होते हैं? संविधान सभा का पहला काम होता है कि किसी भी संविधान को बनाना। ठीक है। जो नया संविधान है उसे बनाना। और दूसरा काम, जो पुराना संविधान है, पुराना संविधान को खारिज करना, ये भी इसका काम होता है। या पुराने संविधान में पुराने संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, ये सारे इसके काम होते हैं। तो संविधान सभा का केवल यही काम नहीं होता है कि संविधान का वो मसौदा तैयार करे, ये गलत हो गया। और दूसरा कथन कह रहा है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। हाँ, ये ठीक है। संविधान सभा का फिर अस्तित्व बचता नहीं है, क्योंकि जिस पर्पज से उसको खड़ा किया गया था, वो काम जब पूरा हो जाता है तो उसे फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। भारत का संविधान भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। ठीक है। इसको समझो, कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। हाँ, ये भी सही है। फिर अगले वाक्य में कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। हाँ, ये भी सही है। आपने अगर कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे प्रावधान दिए हैं। तो उन सभी प्रावधानों को एक वाक्य में इसने डाल दिया है ताकि क्वेश्चन बड़ा लगे। बाकी और कोई बात नहीं है। फिर उसके अगले वाक्य में कह रहा है कि उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ये जो ऊपर जो कुछ भी दिया है ना,
ये सब कुछ कैबिनेट मिशन प्लान की बातें दी गई हैं। अगर आप इसको हटा भी दोगे, आपका क्वेश्चन केवल इतना है कि कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी बताई गई थी? तो बता दो आप 389। हो गया आंसर। बात समझ पा रहे हो? तो ये बड़ा क्वेश्चन केवल उसने बनाया है, बाकी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो ये 389 सदस्य थे, इसमें प्रांतों से कितने थे और रियासतों से कितने थे? बता सकते हो आप? प्रांतों से थे 296 296 और रियासतों से कितने थे? 93। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। 12वें में कह रहा है वह कौन से नेता थे जो कि केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। तो इनका नाम है जीवी मावलंकर। तो आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, इनमें से एक शख्स हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में जानो जरा। सरदार पटेल, इनके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 1947 में एक सरकार बनी थी, तो उसमें ये गृह मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? यही थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के इनके पास एक और डिपार्टमेंट था जिसको बोलते हैं सूचना प्रसारण और राज्य मामले, ये भी विभाग इन्हीं के पास था। ठीक है, और ये एक समिति के अध्यक्ष भी थे। क्या बता सकते हो उस समिति का नाम? उस समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार चालू था? यानी भारत का जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले भारत का जो कानून था, भारत का जो प्रशासन था, वो किस अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था? तो आंसर होगा 1935 का अधिनियम। और जब हमारा संविधान बना है, उस संविधान में पूरी की पूरी छाप, पूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक छाप इस 1935 के अधिनियम की देखने को मिलती है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये जो अधिनियम है, एक्ट 1935, इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या-क्या हुआ? जरा इसको देख लेते हैं। इस अधिनियम में दरअसल 321 धाराएं थीं, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें 10 अनुसूचियां थीं, ठीक है? अच्छा, इस अधिनियम में हुआ क्या? इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक? और इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? और इस संघीय न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश, इसका नाम था मॉरिस ग्वेयर। इसको भी आप ध्यान रखो। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई, साथ ही साथ संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश था मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस के द्वारा लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजनाएं ये उस समय तत्कालीन यूएसएसआर के द्वारा ली गई थी, यानी आज का रसिया है, ठीक है? और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक दायित्व यानी इन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये भी कहाँ से लिए गए? ये भी लिए गए रसिया से। तो हमारा आंसर हो जाएगा पी और आर। ठीक है, कहाँ है पी आर? ये वाला, यही सही हो जाएगा। अब जरा मुझे आप बताओगे, मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? इन्हीं को कहा जाता है नीति निदेशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप संविधान की प्रॉपर क्लास चाहते हो, पुलिस और यूपीएसआई वाले बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। प्रॉपर क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। 15वें में मूल
कह रहा है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस कलाकार ऐसे समझो, कहाँ के जो कलाकार थे, ऑप्शन दिया है कहाँ के कलाकारों द्वारा निखारा गया था, यानी सजाया गया था। तो इसका आंसर होगा शांति निकेतन। शांति निकेतन के कुछ कलाकार थे, उन्होंने यहाँ पर हाँ, चित्र वगैरह डाले थे। जैसे हम आपको एक नाम बताएं, इसका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, तो संविधान की जो मूल प्रति थी उसमें इन्होंने चित्र डाले थे। क्लियर बात? तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 15वें का आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वें में आओ। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ये कार्य दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा काम है जो संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था। आओ जरा एक एक करके पढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। हाँ, ये किया था, बिल्कुल किया था, 1947। फिर दूसरा कह रहा है इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था। हाँ, बिल्कुल किया था, किया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर तीसरे में कह रहा है कि इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। नहीं, ये गलत है भाई। ये चुना था जनता ने, संविधान सभा ने थोड़े चुना था। फिर देखो, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। हाँ, ये भी किया था, ये किया था 22 जुलाई को, 1947। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा काम संविधान सभा ने नहीं किया था? तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वें में आओ। पढ़ो जरा, कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली। अब ये 2015 का वाकया लिखा है पूरा पूरा, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का अदला बदली हुआ है। तो वही लिखा है, अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? देखो, जब भी कभी कोई भूखंड उधर से उधर किया जाता है तो फिर एक ही अनुसूची है जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कौन सी अनुसूची है? पहली। तो आंसर हो जाएगा पहला। अच्छा, ये जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है राज्यसभा में सीटें। ठीक है, काहे की सीटें? स्टेट्स की यानी कि राज्यों की, और यूटीज की यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों की सूचियां दी गई हैं। सूचियों का मतलब सीटों का आवंटन दिया गया है। आप फिर से समझो, शायद मैं समझा नहीं पाया हूं, फिर से समझो। अनुसूची नंबर चौथी में यानी कि 4 में क्या दिया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। समझ गए यहां तक? अच्छा, अब दूसरी में आओ। दूसरी में क्या दिया है? दूसरे में दिया है वेतन। वेतन का आशय है जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, ये सब दूसरे में दिया है। तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में दिया है शपथ। शपथ यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। ये देखो, ब्लैंक छोड़ा है, यहां पर आपको अनुच्छेद डालना है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपर्युक्त कानून बना। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मैं इसको बताता हूँ। क्वेश्चन में केवल इतना पूछ रहा है कि हमें उस आर्टिकल का नाम बताओ जिसके तहत जो संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कर सके। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो जो राज्य निर्माण की शक्ति है, राज्य निर्माण की शक्ति वो किसके पास होती है? वो होती है संसद के पास। यानी संसद किसी भी राज्य को काट के एक नया राज्य बना सकती है, या किन्हीं दो राज्यों को मर्ज कर सकती है। ये पूरा का पूरा अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। जैसे कई सारे बिल होते हैं, विधेयक, इन्हें हिंदी में कहा जाता है विधेयक। ठीक है, हमें एक बात बताओ, क्या राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक को डायरेक्ट संसद में पेश किया जा सकता है?
फिर से समझो। क्या राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक को सीधे संसद में पेश किया जा सकता है, या पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? इन दोनों में से मुझे क्या आंसर सही होगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 डाल देना और डैश मार के इसका मुझे आंसर देना। प्रश्न मैं फिर से पूछ रहा हूं, इसका सही सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, क्या राज्य निर्माण विधेयक को सीधे संसद में पेश किया जा सकता है, या पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन के विषय में? वही आंसर, तीसरा, अभी अभी मैंने देखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। निम्नलिखित में से, अच्छा इसमें जरा आओ, क्वेश्चन नंबर 18 में ये जो लिखा है ना, 2, 7, 5, 3, ये जो 7 है, ये क्या है? आप यहां देखो, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये क्या है? ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आएगा नागरिकता। तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में आएगा मौलिक अधिकार। ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। तो ये जो मैंने कहा कि ये जो 7वां अनुच्छेद है, ये कहाँ आएगा? ये आएगा नागरिकता में। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। निम्नलिखित में से इस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो देखो, यूटीज जो है ना, वो केवल और केवल 2 यूटी ऐसी हैं जहां पर विधान सभा है। कौन कौन है? एक तो हो गई दिल्ली, और एक हो गई पुदुचेरी। पुदुचेरी के सीएम रंगास्वामी और दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल। यहां पर विधानसभा की सीटें 70 हैं, और पांडिचेरी में विधानसभा की सीटें 30 हैं। अब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यहां पर एसटी का आरक्षण कितना है? एसटी को, एसटी की सीटें कितनी रिजर्व हैं पांडिचेरी में? क्वेश्चन नंबर आप 20 डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और उसमें आरक्षित सीटों की संख्या लिख देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान तो है नहीं। विधानसभा कहाँ है? दमन दीव में भी नहीं है। हमने लिखा है दिल्ली और पांडिचेरी में है, केवल चंडीगढ़ में भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। कह रहा है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो, इस समय कितनी है? इस समय है 12। हम अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में कितने भाग थे? बताओ। कितनी अनुसूचियां थी? ये बताओ। और कितने अनुच्छेद थे? ये बताओ। तो भाग कितने थे इसमें, मूल संविधान में? इसमें भाग थे 22। अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान की बात हो रही है, 8। और अनुच्छेद कितने थे? 395। अब ये जो 8 भाग, 8 अनुसूचियां है ना, इसमें से 4 और जोड़ी गई हैं। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची। तो ये 9वीं कब जोड़ी गई है? 9वीं जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है 1951 में। और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत, बात समझ पा रहे हो? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तीसरी अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका होगा 1992 में, 1992, 1992 में 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये भी 1992 में जोड़ी गई, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बात समझ पा रहे हो? 92 और 93 में इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है। ये पंचायती राज है और ये नगर पालिका से संबंधित है। और जो नवा है, वो किससे संबंधित है? वो भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वां किससे है? 10वां है दल बदल से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और अगर मूल संविधान में पूछता तो आंसर क्या होता? 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए।
कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? छठी अनुसूची में क्या है? जो सिक्स्थ शेड्यूल है, छठी अनुसूची में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है छठी अनुसूची में। प्रश्न कह रहा है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? चलिए, 23 नंबर में आओ। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? ठीक है, आओ पढ़ो। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, बिल्कुल भाषाएं हैं, सही है। 9वीं अनुसूची में अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है, हाँ बिल्कुल सही है, 9वीं अनुसूची में। और फिर कह रहा है तीसरा, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नहीं 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 नहीं, नगर पालिका है, हाँ ठीक है, 12वीं में नगर पालिका है, हाँ। 11वीं में क्या है? 11वीं में है पंचायती राज। ठीक है। और 12वीं में है नगर पालिका, ये भी सही है। तो चौथे में क्या है? 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, नहीं ये गलत है। ये मैंने लिखा तो है, 11वीं में क्या है? पंचायती राज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है। आप इसको फिर से देखो। 8वीं अनुसूची में क्या भाषाएं हैं? हाँ है, सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमन है, हाँ ये भी सही है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, हाँ ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसमें गलत लिखा है, पंचायती राज की जगह लिखा है अनुसूचित क्षेत्र, तो ये गलत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची है जहां उल्लेख है? मैंने कहा था कि सीटों का आवंटन कहाँ है? सीटों का आवंटन है अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। छठे में क्या है? छठे में बता सकते हो क्या मुझे? छठे में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। पांचवें में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जितने भी एसटी के इलाके बसते हैं वहां का प्रशासन। ठीक है। आठवीं में क्या है? आठवीं में है भाषाएं। फिर से आप समझो। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन। पांचवी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के जो भी एसटी के इलाके बसते हैं उनका प्रशासन। और आठवीं में क्या है? आठवीं में है भाषाएं। आज का 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? आप इसको ऐसे समझो, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में अ, जो भाषाएं थीं, कितनी थीं? 14। ठीक है। और वही अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं? तो हैं 22। कितनी बढ़ी हैं? तो 8 भाषाएं बढ़ी हैं। कौन कौन सी हैं? जरा इनको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, एक तो है, ऐसे लिखो यहाँ पे, सिंधी। ठीक है। फिर हम लिखते हैं अ, नमक, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नेपाली। माँ से हो गया मणिपुरी, मणिपुरी। और का से क्या होगा? कोंकणी। ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर इसमें हम लिख देते हैं बोडमास। बोडमास, यानी बोर्ड, बीओ से बोडो। डी से हो गया डोंगरी। और एम से हो गया मैथिली। और एस से हो गया संथाली। ठीक है। तो कितनी भाषाएं हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। टोटल हो गई 8 भाषाएं। तो ये 8 जोड़ी गई है। सिंधी कब जोड़ी गई है? सिंधी जोड़ी गई है 1967 में। और 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 21वें संविधान संशोधन के आधार पर, जो कि 1967 में हुआ, सिंधी जोड़ी गई। ठीक। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ी गई हैं? ये जोड़ी गई हैं 1992 में।
संविधान संशोधन कौन से नंबर का था? ये था 71वां। ठीक है। अच्छा, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई हैं 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन? 92, 92 नंबर का। अब इसमें ऑप्शन देखो आके, कह रहा है संविधान के समय कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा थी? बोडो अभी जोड़ी गई है तो ये तो नहीं थी। कोंकणी भी अभी जोड़ी गई है, ये भी नहीं थी। सिंधी भी अभी देखो जोड़ी गई 1967 में, ये भी नहीं थी। तो आंसर क्या होगा? कश्मीरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आज से हम लोग, हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं, और ये सीरीज हमारी लगातार कंटिन्यू रहेगी। अगर इसमें डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी एक डिटेल्ड क्लास भी आपके लिए उपलब्ध कराने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।